लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको बता चुके हैं, चलिए इसको बना देते हैं। 96 है और 404 है, बहुत ही सरल है, एक बना देंगे, बाकी आप बना लीजिएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे तो 96 के 2 से ले जाएंगे तो आएगा कितना, 2 चौका 8 और 2 8 16। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 से ले जाएंगे तो कितना जगह, 2 और 4। फिर 2 से ले जाएंगे कितना आएगा, 12। फिर 2 से ले जाएंगे कितना आएगा, 6। फिर 2 से ले जाएंगे कितना आएगा, 3। और 404 का करते हैं, 404 का, तो उसको लीजिएगा 2 से तो कितना आएगा, 202। फिर 2 से ले जाएगा आएगा 101। अब ये जाएगा क्या, किसी और अंक से नहीं जा रहा है ना। चलिए तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि 96 इक्वल टू आया है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार है ना, 2 3 2 5 और 1 बार है 3, ठीक है। और 404 बराबर आया है आपके पास 2 गुना 2 गुना 101। पेयर बनाइए, ये है ना, और ये देखिए पेयर बन रहा है ना 2 का, यही एचसीएफ हो जाएगा ना। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 4। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में यानी ये और ये लिखना होगा 2 गुना 2 और इसके बाद जो बच गए सारे यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, सबको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा ये 9696। इसे गुना करने पे यही आ जाएगा, तो ये होगा एचसीएफ और एलसीएम। बाकी इसमें का आप उसी तरह बना दीजिएगा। क्वेश्चन 8 भी देखिए क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो था, जैसे 7 का 1 था वही हम छोड़ दिए हैं। देखिए ये आया था ना 4 और 9696 आया था ना एलसीएम और एचसीएफ। चलिए तो इसी को आप सत्यापित करते हैं। चलिए इतना आपको करना होगा क्वेश्चन में, जैसे इसमें बनाइएगा तो इतना तो करना ही होगा। फिर आपको क्या लिखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना बराबर क्या है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे है दो संख्याओं का गुणनफल यानी 96 और एक है दूसरी संख्या 404 और इधर है आपका कितना, तो एचसीएफ है 4 और एलसीएम है 9696 है ना। तो इन दोनों में गुना करके देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में 9696 में और 4 में यहाँ से गुना करते हैं 9600, ये रहा 96। चलिए इसमें गुना करिए, इसमें गुना किया, अगर बराबर आ गया तो सही है। तो आपका गुना करने पे आ जाएगा 38,784 और इधर भी वही आ जाएगा 38,784। तो ये आपका साबित हो गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो आप बना लीजिएगा ना, बस वही करना है, 7 जैसा ही बनाना है और लास्ट में बस सत्यापित करके दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो देखिए फर्क इसमें है कि इसमें इतना है कि इसमें 3 दे दिए हैं, 3 पूर्णांक दिए हैं और तीनों का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। 6 का करिए अभाज्य गुणनखंड इस तरह से, 6 का 2 से ले जाइए 3 बार में, ठीक। फिर इसके बाद 72 का करिए, 72 का ले जाइएगा 2 से आएगा 36, फिर 2 से ले जाइएगा आएगा 18, फिर 2 से ले जाइए आएगा 9, ठीक है। अब फिर किसी जगह 3 से आएगा 3। चलिए उसी तरह 120 का करिए, तो 120 का करिएगा 2 से तो आ जाएगा कितना 60, 2 से करिए तो आएगा 30, फिर 2 से करिए आएगा 15 है ना, फिर 3 से करिए फिर आएगा 5, समझ गए। तो यहाँ से 6 बराबर आया है आपका 2 गुना 3, ठीक है। 72 बराबर आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, समझ रहे है ना। इसको सब गुना में लिख दिया। उसी तरह 120 बराबर आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो देखिए अब एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ जो होगा तीनों में कॉमन देखेंगे तो तीनों में 2 और 3 है, यहाँ भी 2 और 3 है और यहाँ भी 2 और 3 है, एक एक पेयर बन जा रहा है ना। तो 2 इंटू 3 यानी एचसीएफ हो जाएगा 6। एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम बराबर तीनों में देख लीजिए 2 और 3 तो मिल गया। अब देखिए 3 नहीं, जरूरी नहीं है कि तीनों में देखना होगा, आप 2 में भी अब देख सकते हैं। एलसीएम में 2 में भी जो सेम मिलेगा उसको गायब एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखिए एक बार, ये भी फिर 2 मिला, फिर एक बार 2 लिख दीजिए,
ठीक है, यानी कि जो तीनों में मिला उसको तो एक बार लिख ही देना है, जब जो दो दो में भी मिलेगा उसको भी एक एक बार ही लिखना होगा। अब यहाँ एक 3 बच गया और यहाँ एक 5 बच गया, तो इसमें 3 और फिर 5 बच गया। तो अब इसको आपको गुना कर देना, तो गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36 और 36 360 आ जाएगा। अब गुना करके देख सकते, 5 तिया 15, 15 30, 30 दूना 60 और 60 तिया 180, 180 दूना 360, तो इसका HCF हो जाएगा 6 और एलसीएम हो जाएगा 360। समझ गए, बाकी इसी तरह बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपके क्वेश्चंस तो और भी दिए हुए हैं, हम 2 क्वेश्चन लिए हैं। यदि HCF बराबर दिया है 4 किसका, 96 और 404 का, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि आपको पहले क्वेश्चन बता चुके इस तरह का कि एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, ये बता चुके हैं ना फॉर्मूला पहले। दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो 96 है और 404 है, और HCF क्या है, तो HCF है 4। तो 4 से इसको काट दीजिए, 101। चलिए इसमें से इसमें गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 9696। समझ गए। चलिए उसी तरह इसका दूसरा जो है, दूसरा यहाँ आपको एलसीएम दिया हुआ है, HCF निकालना है। तो आप HCF बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में एलसीएम। बटा में क्या होता है, एलसीएम होता है ना। तो दो संख्या है 72 और 126, और एलसीएम क्या है, तो एलसीएम आपका क्या है, 504 है, 504 है। तो अब इसको काट सकते हैं इससे, तो 126 से ये कट जाएगा ना, तो कितना बार में कट रहा है, तो 126 से ये कट जाएगा आपका 4 बार में, और 4 से इसको काट दीजिए, कितना बार में जाएगा, 18 बार में ना। तो यहाँ से HCF कितना हो जाएगा, 18। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कह रहा है कि जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n। n बिलोंग्स टू n कहने का मतलब देखिए, स्मॉल n जो है यहाँ जो है ये बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर से, यानी कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या को डिनोट कर रहा है के लिए, यानी 15 का पावर n, यहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या है का इकाई अंक शून्य हो सकता है। इकाई अंक मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखे 15 का स्क्वायर 225, तो ये क्या कभी यहाँ पे कभी जीरो आएगा, यानी 15 का क्यूब रखिएगा तो 15 का क्यूब निकालिएगा, 15 का पावर 4 निकालिएगा, 15 का पावर 5 निकालिएगा, तो क्या ये इकाई वाला जो अंक आएगा कभी जीरो आ सकता है, यही आपको साबित करना है कि आएगा कि नहीं आएगा, इसको दिखाना है आपको। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 15, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, 15 का पावर n है, इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 5 का पावर n, यानी कह सकते हैं कि n के किसी भी मान पर 15 का पावर n क्या होगा, 3 तथा 5 का गुणज होगा, 3 तथा 5 का गुणज होगा, है ना। 3 तथा 5 ही आएगा, कभी 3 का फैक्टर करिएगा तो हमेशा 3 और 5 ही आएगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कैसे 3 और 5 ही आएगा। हम जानते हैं कि किसी अंक के 0 पर समाप्त होने के लिए वह 2 तथा 5 का गुणज होना आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर देते हैं
2 और 5 का गुणज होगा तभी ना 2 पंजे 10 हो जाएगा, कभी भी 0 पे समाप्त होने के लिए। अब चाहे 10 का स्क्वायर करिए तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 में जो फैक्टर आएगा हमेशा 2 और 5 ही आएगा। यानी कि किसी भी अंक का 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, तो लास्ट में या तो 2 और 5 दोनों होना आवश्यक होता है, 2 और 5 दोनों होना आवश्यक होना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ 5 है, 2 नहीं होगा, 2 कभी भी नहीं आएगा। अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः 15 का पावर n, n बिलोंग्स टू n के लिए कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। यानी कि इसके इकाई स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका 2 नंबर देखिए उसी तरह का है कि हमें 24 का पावर n जो है ना इकाई, इसका इकाई अंक 5 पर हो सकता है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह देखेंगे। 24 का पावर जो n है, 24 का पावर जो n है, ये होगा 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब 8, 8 3 24 हो रहा है ना। ये होगा ना n के किसी भी मान पर किसी भी n के कोई भी मान रखिएगा तो इसका गुण ये क्या आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, 2 या 3 गुणज के रूप में प्राप्त होगा, 2 या 3 गुणज के रूप में प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना। जबकि किस पे, तो 5 पर समाप्त होने के लिए संख्या को 5 का गुणज होना आवश्यक है, 5 का गुणज होना आवश्यक है। 5 का गुणज होगा तभी ये हो सकता है। इसलिए 24 का पावर n बिलोंग्स टू z के लिए, n बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आप यहाँ लिखेंगे नेचुरल नंबर, शॉर्ट में कैपिटल N लिख देंगे। नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू के लिए कितना पे लिख रहा था, 5 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये भी 5 पर समाप्त नहीं होगा। उसी तरह इसको भी दिखा सकते हैं, ये 3 गुना 7 का पावर n होगा ना, तो ये 0 पर समाप्त होने के लिए, इकाई अंक इसका 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको भी दिखा सकते हैं। समझ गए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है कि व्याख्या करें कि 7 × 11 × 13 + 17 एक भाज्य संख्या। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, 7 × 11 × 13 + 17 कर दीजिए। इसको ये तीनों को गुना कर दीजिए। आप में कर सकते 77 और 77 में 13 से गुना करिएगा 1001 आ जाएगा, और प्लस में है 17 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1018। तो 1018 क्या है, एक भाज्य संख्या हुआ ना, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, और 2 से भी देख रहे हैं कट रहा है ना, तो और भी संख्या से ये कट सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। उसी तरह बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे एक दंडों में से किसी एक का प्रयोग करके ठीक ठीक पूर्ण रूप से मापा जा सके। मतलब एक न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसको तीनों, मतलब इससे भी उसको नाप सके, इससे भी नापा जा सके, इसके भी नापा जा सके। तीनों स्केल से हम उसको नाप सकते हैं, उस रॉड से तीनों को नापा जा सके, है ना। तीनों के द्वारा, मतलब ये 64 सेंटीमीटर जो रॉड है, मापदंड है, उसके द्वारा भी उस रॉड को नापा, उस कपड़े की लंबाई को नापा जा सके, 80 वाले से भी नापा जा सके और 96 वाले से भी नापा जा सके। यानी कि तीनों का आपको एलसीएम निकाल देना होगा। तो एलसीएम के लिए कोई भी विधि आप प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं कह रहा, आप सीख चुके हैं बहुत सारी विधियाँ। 64 है, 80 है और 96 है। 2 से ले गए, यहाँ से आएगा 32, यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 48।
फिर 2 से पुनः ले जाएंगे, ये आ जाएगा 16, ये आएगा 20 और ये आ जाएगा आपका 24। फिर 2 से जाएगा ना, चलिए 2 से ले जाते हैं, फिर आएगा आपका 8, फिर आएगा 10 और फिर आएगा 12। फिर 2 से ले जाइए, आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6। फिर 2 से ले जाएंगे क्योंकि 2 को कट रहा है ना, 2 से ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 3 6। अब आ गया आपका, तो यहाँ पे आ गए कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई, कपड़े की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई आपको निकालनी है। तो न्यूनतम लंबाई यहाँ से निकल गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार है, 6 बार है 2, 4 5 6 और उसके बाद है 5, उसके बाद है 3। चलिए इसमें गुना कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ से 960 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन से बड़ी माप तीनों मात्रकों के दूध को ठीक ठीक माप सकते हैं। मतलब इस दूध के, देखिए उल्टा है, कपड़ा वाले में क्या था कि कपड़ा का अलग अलग माप का ये दिया था, आपके पास मापदंड दिया था, उससे एक ऐसा न्यूनतम लंबाई निकालना था जिसे तीनों द्वारा उसे मापा जा सके। और यहाँ कह रहा है कि ऐसा क्वांटिटी बताना है जिसके कारण, मतलब एक ऐसा कंटेनर लेना है आपको, एक ऐसा ठीक ठीक माप यूज करना है जिससे ये तीनों 27 लीटर वाला भी दूध नाप सके, 36 लीटर वाला भी और 72 लीटर वाला भी मापा जा सके। ठीक है, तो इसमें आपको उल्टा करना होगा। इसमें आप निकालेंगे इसका HCF निकालिएगा, 9 लीटर आ जाएगा। आप बना लीजिएगा, इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, 15 में भी कह रहा है 3 मात्रा दूध और पानी का मिश्रण, ये इतना 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 दिया गया है। ठीक है, कौन से माप, तो इसमें भी वही करना है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, HCF ही ज्ञात करना है। चलिए तो दोनों का HCF आप निकाल लीजिएगा। HCF तो आप सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कथन देखते हैं और इसको साबित करते हैं। कह रहा है कि यदि इसका उपयोग करेंगे हम लोग सिद्ध करने में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको साबित करने में इस प्रमेय का उपयोग होगा। चलिए इसको देखते हैं। यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और इस p को a² विभाजित करता है। ठीक है, तब आपको बताना है कि p a को भी विभाजित करेगा, p a को भी विभाजित करेगा, ये आपको साबित करना है। समझ गए। चलिए हम लोग देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो a² को विभाजित करती है, विभाजित करती है। अब देखिए जब a² को विभाजित कर दे रहा है p क्या, p एक अभाज्य संख्या है जो a² को विभाजित कर दे रहा है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो एक तो होगा नहीं, एक से बड़ा होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो जब वो ऐसी संख्याएं हैं, यानी कि a भी कुछ ऐसी संख्या होगी जब उसको विभाजित कर दिया, यानी कि a का विमान, अतः ये कह सकते हैं कि अतः a एक धनात्मक पूर्णांक है जो एक से बड़ी है, एक से बड़ी है, क्योंकि एक से बड़ा है तभी ना उसमें p विभाजित कर दे रहा है ना। चलिए अब मान लेते हैं, माना a बराबर p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 कहाँ तक, pn तक। कहने का मतलब a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर p1 p2 p3 ये सब अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ जो है p1 p2 p3 ये जो जितने भी दिए गए हैं, कॉमा देके लिख रहे हैं, ये सब क्या है, pn तक, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये है कि ये जो a है ना, तो a का अभाज्य गुणनखंड करने पर ये अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई है गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में। समझ रहे हैं ना।
अच्छा, इसका मतलब आप ये कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, Pn के स्क्वायर तक। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है कि चूंकि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए ये कह सकते हैं ना कि P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर इंटू में है P3 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, Pn स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आप P जो है, P ये जो है A स्क्वायर को जब विभाजित कर रहा है तो A स्क्वायर का जो मान है, A स्क्वायर का मान क्या है, तो यही है P1, यही ना है, तो इसको लिख दिए। तो जब A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसको भी विभाजित करेगा, यहाँ से समझ के। अच्छा, आप जानते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो आपको पिछले वीडियो में बताए थे, आधारभूत प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि किसी अभाज्य संख्या को अभाज्य, आप ये जानते हैं ना कि अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में पूर्ण संख्याओं को या पूर्णांक को, है ना, पूर्णांकों को बदला जा सकता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्णांकों को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये आप पढ़े हुए हैं। तो इसके अनुसार हम लोग A स्क्वायर की बात करें, यहाँ जो A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर भी यहाँ गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका था। ठीक है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो P है, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, Pn स्क्वायर को विभाजित करता है। यानी कि ये जो P है, P1 इंटू P2, है ना, ये जो P1 P2 इंटू में दिए गए हैं, इसी में से कोई एक होगा P3 डॉट 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 Pn तक। ठीक है, ये कॉमा दे के लिखे हैं कि ये जो P है, P1 P2 P3 Pn में से कोई एक है, इसी में से वो कोई एक है। ये जो P जो है, इनमें से कोई एक है। जब इनमें से वह कोई एक है, यानी आप कह सकते हैं कि P जो होगा P1 इंटू P2, अब की बार इंटू है, ठीक है, इंटू P3 डॉट 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 Pn का एक गुणनखंड है तभी ना उसी में से एक हो जा रहा है, का एक गुणनखंड है। और जब यह गुणनखंड है तो ये जो आप कह रहे थे कि जब ये गुणनखंड है तो यहाँ कह सकते हैं कि P A का भी एक गुणनखंड है, A का एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि ये जो A का मान जो है, A का मान आप ऊपर इंटू में लिखे थे ना, P1 P2 P3 माने थे Pn तक, तो इसको हटा के A लिख दिए। और जब A लिख दिए तो यहाँ से आप कह सकते हैं, इसलिए P A को विभाजित करता है, ये आपका साबित हो गया। तो इसमें आप इस रूल का उपयोग कब करेंगे, तो हम लोग जब इसमें साबित करेंगे ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, वहां पे इसका उपयोग होगा। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला, कहने का निष्कर्ष यही मतलब निकला कि अगर P एक अभाज्य संख्या है और A कोई धनात्मक पूर्णांक है जो A स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि P जो है अगर A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। यही इसका कंसेप्ट है मेन।
चलिए एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें किस तरह लिखेंगे, सभी लिखेंगे कि माना, उल्टा मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। इसको क्या कहेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और P और Q दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जहां Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 हम लोग लिए हैं, तो ये हम लोग इसलिए लिए हैं ताकि हम लोग P/Q के रूप में एक संख्या ले रहे हैं, है ना। P/Q एक परिमेय संख्या ले रहे हैं। ये P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये भी एक परिमेय संख्या है, जो इसके बराबर मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, और वह परिमेय संख्या क्या है, P/Q है, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। और इसमें साथ ही साथ ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे एक और चीज लिख रहे हैं कि P तथा Q, है ना, P तथा Q सह अभाज्य है। कहने का मतलब कि दोनों में कोई अब कॉमन चीज नहीं रहा, दोनों में उभयनिष्ठ। अगर दोनों का HCF देखें तो HCF क्या होगा, HCF इनका 1 होगा। आपको बताए थे कि दो ऐसी संख्या है जिनका HCF 1 हो, वही क्या कहलाती है, सह अभाज्य कहलाती है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं सकता, ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए इसके बाद क्या करना होगा, आप लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब इसका वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा P²/Q²। ये ले जाएगा, इधर गुना कर दिया, 2Q² बराबर P² आ जाएगा। तो 2Q² बराबर P² हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर ये दो द्वारा P² को विभाजित किया जाए तो आएगा आपका Q²। ये 2 अगर P² में भाग लग जा रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, Q² आ रहा है, ये ना हो रहा है। यानी यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि 2 जो है, यहाँ जो 2 है, 2 P² को विभाजित करता है, समझ रहे ना, P² को विभाजित करता है, यही इसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो जब ये इसको विभाजित करता है तो यहाँ से ये भी आप लिख सकते हैं कि 2 P को भी विभाजित करेगा। अभी जो प्रमेय पढ़े हैं उसके अनुसार P को भी विभाजित करेगा, समझ रहे ना। चलिए तो यहाँ पे ये लिख दिया कि 2 जो होगा P को भी विभाजित करेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि माना यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। P बराबर 2R, जहां R एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे जब 2R रखिएगा P की जगह तो हो जाएगा 2Q² बराबर P की जगह क्या आएगा, 2R का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2Q² बराबर 4R²। ये 2 जाकर उसमें भाग लगेगा, यानी Q² बराबर हो जाएगा 2R² हो जाएगा ना। तो जब ये 2R² हो गया, अगर 2 इधर लाए तो ये Q² में 2 से भाग लगने पे क्या आ रहा है, R² प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ अब लिख सकते हैं कि 2 Q² को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। जब इसको विभाजित करता है Q² को, तो 2 Q को भी विभाजित करेगा। अभी जो प्रमेय पढ़े थे उसके अनुसार विभाजित करेगा। तो जब इसको विभाजित करेगा तो यहाँ से आपको एक चीज आपको दिख रहा है कि जैसे P जो है, P को 2 भी विभाजित कर रहा है, और P को, है ना, Q को भी 2 विभाजित कर रहा है, दोनों को, P को भी 2 विभाजित कर रहा है और Q को भी 2 विभाजित कर रहा है। यानी कि दोनों में ये निष्कर्ष निकलता है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हम लोग तो ऊपर माने थे कि ऊपर माने थे ना कि
सह अभाज्य है, सह अभाज्य मतलब उनका HCF एक है, लेकिन यहाँ HCF तो 2 आ जा रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। अतः यह हमारी मान्यता के P तथा Q सह अभाज्य है का विरोध करता है। विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग देखे थे सह अभाज्य क्या होता है कि उनका HCF 1 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। जब 2 कॉमन दिख रहा है तो ये हमारी ये कथन जो था वो असत्य हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस तरह हमारी मान्यता गलत हुई कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी ये मान्यता गलत हुई कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? इसमें सबसे पहले हम लोग दिखाया P और Q लिए ऐसे कि दोनों असहभाज्य है, और उसके बाद हम लोग क्या लिख लिए थे कि √2 बराबर P बटा Q, क्योंकि ये परिमेय संख्या माने है, ये भी एक परिमेय संख्या का ही रूप है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q क्या है, सह अभाज्य, इनका HCF क्या है, 1 है। स्क्वायर की यहाँ से दिखा दिए कि 2 P को भी विभाजित कर रहा है और 2 Q को भी विभाजित कर रहा है। तो P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हम लोग पहले माने हुए थे कि ये असहभाज्य है ना, सह अभाज्य है, जिसका क्या हो रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है कि नहीं, ये विरोध कर रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि √2 एक परिमेय संख्या जो है, ये हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत होगी। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।